तो हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे गाउस के प्रमेय का जो सूत्र होता है उसका कैसे हम उत्पत्ति करते हैं या फिर कैसे उसका निगमन करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो आपको पहले बताते हैं गाउस का प्रमेय होता क्या है। गाउस का प्रमेय हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था, होता है यहाँ पे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको यही निकालना है कि हमारा कैसे आता है। ठीक, तो इसका हम कह सकते हैं डेरिवेशन किया जा सकता है। डेरिवेशन कैसे करेंगे, क्योंकि गॉस का प्रमेय कब लागू होगा, जब कोई बंद पृष्ठ होगा। ठीक, तो हम मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक, गोला कोई ले लेंगे, ये हमारा बंद पृष्ठ होगा। ठीक, इसके सेंटर में हम कोई प्लस क्यू आवेश होंगे ले लेंगे, क्योंकि पूरा जो गोला होगा उसमें सब आवेश भरे होंगे। मान लीजिए कोई हम बीच में क्यू आवेश ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम इस क्यू आवेश मतलब इसी कोई सेंटर से कोई मान लीजिए अगर हम इसका क्या निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर निकलता है। प्लस वाले धन आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, तो मतलब ऐसे निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। और इसका हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी समतल के जस्ट परपेंडिकुलर जो होता है एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, है ना। एरिया वेक्टर भी तो हमारा इसी दिशा में होगा, क्योंकि हमारे अच्छे से परपेंडिकुलर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। कोई कभी भी हमारा कोई भी अगर पदार्थ होगा या फिर कोई भी आवेश होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी भी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से या चालक से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर भी होता है, तो दोनों हमारी एक ही दिशा में हो जाएगा। और कह सकते हैं हमारा जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच की क्या होगी, थीटा कोण होगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में और थीटा कोण हमारा क्या हो जाएगा। तो कह सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इतना हम बता सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे एक कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक, पी यहाँ से पी पॉइंट से क्यू आवेश तक की दूरी आर है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा पॉइंट हम ओ ले लेंगे, ओ से पी की डिस्टेंस क्या होगी जी, आर हो जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में, तो कह देंगे ओ से पी की ओर। ठीक, इसीलिए हमने पी लिया। ठीक, इसी पी पॉइंट पे मान लीजिए हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं डी एस। ठीक, जब हमारा यहाँ पे एरिया मान लीजिए छोटा सा एरिया एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई गोला है, ठीक, इसी गोले मान लीजिए कोई गोला है ना, तो यहाँ पे छोटा सा एरिया हम क्या लेंगे, डी एस वेक्टर एरिया ले लेंगे। वेक्टर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर लिया ना कि केवल एरिया लिया है, इसीलिए डी एस वेक्टर लगाएंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, आर। त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, है ना। और प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर, मतलब इस प्लस क्यू के आवेश के कारण जो पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया निकला, तो यहाँ पे बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना लिखेंगे, है ना। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, है ना। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा, तो यहीं से तो बाहर निकलेगा इस डी एस वेक्टर एरिया से, है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे ई हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे ई बराबर, ई वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई भी लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, क्यू अपॉन आर क्या है हमारा, आर है ना, तो आर स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और इसकी दिशा भी तो बताएंगे, तो क्या कहेंगे, ओ से पी। दिशा क्या हो जाएगी, ओ से पी हो जाएगी ना। ठीक, तो अब वही चीज़ कहेंगे। अब हमारा जो डी एस वेक्टर है, हमारा छोटा सा कोई एरिया ले लेंगे ना, इस छोटे से एरिया से कुल हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी तरीके से निकल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलती है किसी भी चालक से। तो कह सकते हैं डी एस वेक्टर से बद्ध मतलब गुजरने वाला या निकलने वाला, डी एस वेक्टर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, वैद्युत फ्लक्स को हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स को हम ई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ई जो है हमारा परपेंडिकुलर निकलेगा, और वैद्युत फ्लक्स भी हमारा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम ई लिख सकते हैं। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि डी फाई इक्वल टू क्या होता है, डी मतलब देखो अगर केवल वैद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला लिखा जाए तो फाई इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ई हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर छोटा सा हम ले लेते हैं, छोटा सा कोई, क्योंकि यहाँ पे डी एस वेक्टर है, छोटा सा एरिया है, तो एरिया छोटा होगा तो हमारा वैद्युत फ्लक्स भी कोई छोटी सी क्वांटिटी होगा। तो क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ई, तो यही होगा, है ना। ए मतलब एरिया और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई
इंटू, और एरिया हमारा क्या है यहाँ पे, एरिया पूरा होता है लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है, छोटा सा, तो ई इंटू डी एस, इतना हो जाएगा ना, इतना आप समझ सकते हैं। इंटू डी एस दिख नहीं होगा, हाँ अब आपको अच्छा समझ में आएगा, ई इंटू डी एस। लेकिन अगर हम पूछें कि ई इंटू डी एस कैसे आएगा, ठीक, तो ई इंटू डी एस कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बाकी आपको समझा दे रहे हैं कैसे आया, ठीक। तो हमारा ई और डी एस हो जाएगा, तो ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस लिया जाता है, तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू क्या था हमारा, हमने कहा था जो थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है ना, तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो वही ई डी एस हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही ई डी एस आया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा, जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा क्या होगा, क्यू अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमको यहाँ पे पूरा विद्युत फ्लक्स पता हो जाएगा, क्योंकि गॉस का प्रमेय विद्युत फ्लक्स ही बताता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन, या फिर कुल हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। यदि हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, ठीक। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो हमारा ये है, ये कोई चालक नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा गॉसियन, इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, मिस्टेक हो गई थी, ये हमारा होगा गॉसियन पृष्ठ, ठीक। ये हमारा कोई क्यू आवेश ले लेते हैं, ठीक। क्यू आवेश ही हम कोई पदार्थ मान लेते हैं, कोई बंद आवेश, कोई बंद, हम क्या है, बंद पृष्ठ होता है ना, तो कोई बंद पृष्ठ हम क्यू ही मान लेते हैं, ठीक। और इसी क्यू के कारण कोई, अगर हम क्यू किसी भी आवेश के कारण अगर पॉइंट चार्ज है तो हमारा गॉसियन पृष्ठ ऐसे होगा, ठीक। अगर मान लीजिए कोई तार है तो गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार होगा ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट है तो गॉसियन पृष्ठ क्या होगा हमारा, इस तरीके का होगा, ठीक। ठीक, तो वही ये कह सकते हैं यदि हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालें, या फिर कह सकते हैं यदि हम गॉसियन पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स निकालें, बात एक ही होगी, ठीक। तो हम गॉस के प्रमेय का सूत्र निगमन कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, सिंपल थी, तो क्या देगा, डी फाई का इंटीग्रेशन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हो जाएगा, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हो गया, तो यहाँ पे डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, सिंपल है। कोई छोटा सा लेंगे, उसको बड़ा करना है तो क्या, फाई, डी फाई को फाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई का मान लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने ई का मान निकाला था ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ई का मान यहाँ पे लिखेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक, इतना हो गया, और इंटू डी एस। इसको आगे करते हैं, कैसे होगा, यहाँ पे हम फाइव लिखेंगे इक्वल टू, ये हमारा, इसमें से देख लीजिए इतना है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब यहाँ पे इसका मतलब निकालना, डी एस वेक्टर का मतलब, ठीक। तो आपको ये चीज़ दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा एक गोला है, ठीक, और गोले का मतलब ये एस है, जो हमारा एस जो ये हमारा है, ठीक। इसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक मिनट को, ये हमारा गोला है, इसका जो हमारा एस है, डी एस है ना, ये हमारा कोई क्षेत्रफल ही तो है, तो कह सकते हैं गोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक। गोले का ये कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा सा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, 4πr²। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। यहाँ पे इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा सा इसको पूरा बड़ा करना है, तो मतलब पूरा हम एरिया लेंगे, तो वही चीज लिखेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हम ds की जगह लिख सकते हैं, तो हम ये लगाएंगे 1/4πε नॉट क्यू अपॉन r²। इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इस जगह पे इसको हटा दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4πr²। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा सा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब हमको पूरा क्वांटिटी मिल जाएगी, तो पूरी क्वांटिटी क्या है हमारी, एरिया ही तो है, और एरिया कौन सा है हमारा, गोला है, तो गोले का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो उसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे r² से r² कट देता है, 4π से 4π कट देता है, बचता था हमारा क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमको गॉस का प्रमेय पता चल जाता है, तो हमें लिख देते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ऐसे हम गॉस का प्रमेय का सूत्र का निगमन कर सकते हैं, ठीक। हमको लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर उनको ही कीजिएगा जो देखते हैं वीडियो, जो पढ़ने में अच्छे हो, माफ़ कीजिएगा, पढ़ने में अच्छे सब लोग होते हैं, सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ने के लिए अपना मतलब समय निकालते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। थैंक यू।